नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो पिछली क्लास में हम सर्जरी के लगभग लगभग सभी टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपना केवल एक टॉपिक और बचा है सर्जरी से संबंधित। उसके बाद हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखो, बैकग्राउंड कौन सा है इसमें? ठीक है, ये बैकग्राउंड। तो एक टॉपिक था अपना, कौन सा? फायरिंग। ठीक है। तो फायरिंग टॉपिक अपना इसमें रह गया, जिसको हम दागना ही कहते हैं। क्या कहते हैं? दागना। ठीक। तो एक दागना तो हमने पढ़ा था एलपीएम में। क्या था जो, यानी जिसको हम बोल रहे थे ब्रांडिंग। तो वो तो था एक पहचान का तरीका। और यहाँ जो हम दागना जो शब्द यूज कर रहे हैं, वो किसके लिए है? ठीक है। तो फायरिंग जो यहाँ पर यूज की जाती है, वो क्या है? एक शक्तिशाली काउंटर इरिटेंट के रूप में यूज की जाती है। देखो, दोबारा से थोड़ा शुरू करता हूँ मैं इसे। फायरिंग। तो जो फायरिंग है, सबसे पहली चीज किसके लिए जो हो रही है क्या चीज? यह एक शक्तिशाली काउंटर इरिटेंट है। ठीक है। इसको जो यूज किया जा रहा है, किसके रूप में यूज किया जा रहा है? काउंटर इरिटेंट के रूप में यूज किया जा रहा है। अब ये काउंटर इरिटेंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज, यह जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन को, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के उपचार में काम में लिया जाता है। और ये जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, ये किसी भी अंग की हो सकती है, कोई विशेषकर जोड़, लिगामेंट या टेंडन। इनकी जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। इन्फ्लामेशन से मतलब क्या है? कि जहां पर दर्द होगा, सूजन होगी, ठीक है, रेडनेस होगी। ठीक है। तो क्रोनिक का मतलब है लंबे समय तक। ऐसी इन्फ्लामेशन जो लंबे समय से वहां पर बनी हुई है, दर्द है वो लंबे समय से बना हुआ है, सूजन है वो लंबे समय से बनी हुई है। ठीक है। तो जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, जो कि लंबे समय से बनी हुई है, ठीक है, तो उसके उपचार में इस फायरिंग का यूज किया जाता है। अब ये जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, कहाँ कहाँ हो सकती है? विशेषकर जोड़ों से संबंधित हो सकती है, लिगामेंट से संबंधित हो सकती है और टेंडन से संबंधित हो सकती है। और इसके बारे में हमने बात की थी कि जो लिगामेंट है और टेंडन है, वो क्या होते हैं। लिगामेंट, टेंडन क्या है? किसी भी मांसपेशी का भाग होता है जो कि मांसपेशी को किससे जोड़ता है? ये बोन से या अस्थि से जोड़ता है। ठीक है। टेंडन क्या कर रहा है? मांसपेशी को अस्थि से जोड़ रहा है। और लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है। तो जब इनमें कभी क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, लंबे समय तक सूजन दर्द बना रहता है, तो तब इस फायरिंग का उपयोग किया जाता है, जो कि शक्तिशाली काउंटर इरिटेंट का काम करती है। काउंटर इरिटेंट का मतलब ये है कि वहां पर ये ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती है। ठीक है। तो जब हम फायरिंग करते हैं तो उस जगह पर क्या होती है? ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तो वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से जो भी घाव है, दर्द है,
वहां पर उस भाग के लिए पोषक तत्व मिलना ज्यादा हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई उस जगह पर बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जब दागेंगे तो क्या होगा, घाव होगा। ठीक है, तो उस घाव को हील करने के लिए ब्लड सप्लाई का आना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो ये उसके उपचार में काम ली जाती है। और किसके काम में ली जाती है, काम में ये ली जाती है त्वचा के कॉटराइजेशन। कॉटराइजेशन ये क्या होता है, त्वचा, या ये कहें कि जैसे कभी हमने पूंछ काटी, ठीक है, या कोई छोटा मोटा हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस जगह पर कोई वेन कट गई, ठीक है, रक्त वाहिनी कट गई, तो जिससे क्या है कि लगातार रक्त प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो उस रक्त प्रवाह को रोकने के लिए क्या करते हैं, जो गरम लाल लोहे की छड़ है उसको उस जगह पर लगा दिया जाता है या टच किया जाता है, जिससे क्या होता है वहां के ऊतक जल जाते हैं। ठीक है, तो जो रक्त फ्लो है, प्रवाह है जो बह रहा है वो बंद हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटराइजेशन। चाहे वो त्वचा हो, चाहे वो रक्त वाहिनी हो, तो इनके कॉटराइजेशन में किसका उपयोग करते हैं हम, फायरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि फायरिंग क्या है और फायरिंग का क्या उपयोग है। ठीक, अब जो ये फायरिंग है हम करते कैसे हैं? ठीक है, देखो, फायरिंग कैसे करेंगे हम, इसकी विधि की बात करें हम, तो एक होता है, इसकी विधियों की बात करें, फायरिंग की विधियां। तो नंबर एक, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल से पहले हम ऑब्जेक्टिव फायरिंग की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फायरिंग, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फायरिंग, जब किसी गर्म लाल लोहे गर्म लाल लोहे की छड़ को त्वचा के पास लाया जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फायर में क्या करते हैं कि जो कोई भी अपने पास गर्म लाल लोहे की छड़ है जिसको हमने बिल्कुल रेड हॉट कर लिया है, ठीक है, अब हम उसको क्या करेंगे कि जिस जगह क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, तो उस जगह पर उसको त्वचा के पास लाया जाता है। ठीक है, ये मान लो कोई गर्म कर ली हमने, अब इसको क्या टच नहीं करेंगे, जो शरीर है उससे टच नहीं करेंगे, क्या करेंगे, केवल त्वचा के पास लाया जाएगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको शरीर के पास लेकर के आ रहे हैं, किसको, गर्म लाल लोहे की छड़ को हम कहाँ लेकर के आ रहे हैं, त्वचा के पास लेकर के आ रहे हैं। तो जो गर्म लाल लोहे की छड़ है उसको कहाँ ले रहे हैं, त्वचा के या शरीर के पास लाया जाता है। ठीक है, टच नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी है लोहे की छड़ को त्वचा से संपर्क में नहीं लाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव फायरिंग के बारे में।
दूसरा होता है सुपरफिशियल लाइन फायरिंग। नंबर 2 सुपरफिशियल लाइन फायरिंग। इसमें क्या करते हैं, जो लोहे की नुकीली कोई वस्तु है, ठीक है, या रॉड है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, लोहे की नुकीली, या फिर थोड़ी बोतरी भी हो सकती है ना, लेकिन नुकीली मोस्टली हम यूज करेंगे। छड़ को लोहे की नुकीली बोतरी लाल गर्म, ठीक है, गर्म कर रहे हैं और लाल भी कर रहे हैं। लाल छड़ को छड़ द्वारा त्वचा पर लाइन बनाते हैं। देखिए कैसे, क्या करते हैं कि कोई भी लोहे की छड़ है, ठीक है, उसको हमने बिल्कुल गर्म कर लिया, और गर्म करने के बाद जहां पर हमें फायरिंग करनी होती है उस जगह पर इस तरह से टच करते हुए त्वचा के ऊपर क्या बनाई जाती है, लाइन बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसको जो त्वचा के ही संपर्क में लाते हैं, पूरी गहराई में नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो त्वचा की पूरी गहराई में नहीं जलाया जाता है, केवल सुपरफिशियली, क्योंकि नाम क्या है, सुपरफिशियल लाइन फायरिंग। तो जो लाइन बनाई जा रही है जला करके, वो त्वचा के ऊपर कैसी बनाई जा रही है, सुपरफिशियल, ना कि डीप, या ये कहें कि त्वचा की पूरी मोटाई को नहीं जलाया जा रहा है, सुपरफिशियल रूप से त्वचा को जलाया जा रहा है। तो इसलिए इसको बोल देते हैं सुपरफिशियल लाइन फायरिंग। किसके द्वारा करेंगे, कोई लोहे की छड़ के द्वारा करेंगे, गर्म होगी, लाल रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई सुपरफिशियल लाइन फायरिंग। और इसी जगह पर जब हम पॉइंट के रूप में फायरिंग करते हैं, यहाँ तो लाइन बना के कर रहे हैं, और जब इस तरह से एक जगह टच किया, दूसरी जगह टच किया और तीसरी जगह टच किया, ठीक है, अब उसी चीज को हम क्या बोल देंगे, सुपरफिशियल पॉइंट फायरिंग। तो नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुपरफिशियल सुपरफिशियल पॉइंट फायरिंग। तो पॉइंट फायरिंग और लाइन फायरिंग में क्या अंतर हुआ, कि लाइन फायरिंग में त्वचा के ऊपर लाइन बनाई जाती है, और जबकि पॉइंट फायरिंग में केवल डॉटेड रूप में जगह जगह पर पॉइंट बनाए जाते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सुपरफिशियल पॉइंट फायरिंग और सुपरफिशियल लाइन फायरिंग बोल देते हैं। अब इसके बाद अगला जो टाइप है, अगला है पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग पॉइंट फायरिंग। देखो, हमने अभी कौन सी फायरिंग बात कर रहे थे, सुपरफिशियल बात कर रहे थे। अब ये कौन सा शब्द आ गया इसमें, पेनिट्रेटिंग। तो इसमें जो पॉइंट बनाया जाएगा, वो जो त्वचा है उसकी पूरी मोटाई में बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फायरिंग की जा रही है पूरी त्वचा को जला करके की जा रही है, ठीक है। इसमें फायरिंग त्वचा की पूरी मोटाई में या गहराई में की जाती है।
तो जो यहाँ पर फायरिंग की जा रही है वो कहाँ की जा रही है? पूरी मोटाई में की जा रही है या पूरी गहराई में की जाती है। जबकि सुपरफिशियल में जो हम फायरिंग कर रहे थे, वो सुपरफिशियल तरीके से कर रहे थे, पूरी मोटाई में, गहराई में हम नहीं कर रहे थे। ठीक है? तो यहाँ तो हो गई है लोहे की कोई भी नुकीली वस्तु के द्वारा। लेकिन जब हम निडल का उपयोग करते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? निडल पॉइंट फायरिंग। यदि हम निडल का उपयोग करते हैं तो उसे क्या बोल देंगे? निडल पॉइंट फायरिंग। ठीक है? अब इसके बाद एक अलग से टर्म आती है, मिक्स्ड फायरिंग। तो ये क्या होती है? तो मिक्स्ड फायरिंग क्या है कि इसमें लाइन फायरिंग या पॉइंट फायरिंग को शक्तिशाली बनाने के लिए, ठीक है? तो निडल पॉइंट फायरिंग, जो पॉइंट फायरिंग थी यानी जिसमें हम पॉइंट बना करके फायरिंग कर रहे थे, या हम निडल लाइन बना करके फायरिंग कर रहे थे, तो वो फायरिंग यानी जो जलने की प्रक्रिया है, वो अधिक अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है? तो जो जलान पहले तो हम किससे कर रहे थे? गर्म लाल लोहे की छड़ से कर रहे थे। ठीक है? क्लियर? लेकिन उसी फायरिंग को कौन-सी, चाहे वो लाइन फायरिंग या फिर पॉइंट फायरिंग, इनको शक्तिशाली बनाने के लिए, शक्तिशाली से मतलब है कि जो त्वचा को जलाना है या जो फायरिंग करनी है, वो अच्छी तरीके से जला सके। ठीक है? उसको शक्तिशाली बनाने के लिए मिक्स्ड फायरिंग में किसका यूज़ किया जाता है? ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे मरकरी, तो मरकरी का उपयोग किया जाता है, बिन आयोडाइड ऑफ मरकरी। तो ये क्या हो गए? ब्लिस्टर्स, जो कि जलाने का काम करते हैं और तेजी से जलाने का काम करते हैं। ठीक है? तो जलाएँगे तभी किसकी तरह काम कर पाएँगे वो? फायरिंग की तरह काम कर पाएँगे। ये जो मिक्स्ड फायरिंग है वो एक तरह से सिंपल फायरिंग की तरह ही है, लेकिन सिंपल फायरिंग में जो जलाने का तरीका है, वो कम सख्ती से जलाता है, लेकिन मिक्स्ड फायरिंग में जो जलाने की प्रोसेस है, वो दमदार हो जाती है। ठीक है? और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्लिस्टर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है? और ब्लिस्टर्स में किसका उपयोग कर रहे हैं हम? मरकरी वगैरह का उपयोग करते हैं। अब जो फायरिंग की जाती है, उसके लिए जो उपकरण काम में आते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? फायरिंग के उपकरण, फायरिंग के उपकरण की हम बात करें, तो यहाँ पर 2 तरह के मुख्य तरह से उपकरण जो उपयोग में लिए जाते हैं। एक तो होते हैं ऑर्डिनरी, ठीक है? और दूसरे होते हैं ऑटो कॉर्पोरी, ठीक है? ऑर्डिनरी जो फायरिंग उपकरण हैं, ठीक है? वो क्या होता है कि लोहे के बने हो सकते हैं, किसी धातु के बने होते हैं, और इनका जो हेड है, इस तरह से माने आप कि जो इनका हेड है, वो भारी होता है। इस तरह से जो हेड हो गया, वो क्या हो गया? भारी हो गया, और ये इस तरह से बने होते हैं और ये आगे की तरफ कैसे होते जाते हैं? नुकीले होते जाते हैं। ये तो हो गए ऑर्डिनरी फायरिंग उपकरण, ठीक है?
लेकिन एक होते हैं ऑटोकॉटरी। ये क्या होते हैं? इनका जो हेड है, इसी में क्या भरा रहता है? ब्लिस्टर्स रूपी, यानी ज्वलनशील पदार्थों को इसके अंदर भरा जाता है। इसकी वजह से ये ज्वलनशील पदार्थ यहाँ से निकलते हैं, और जब इनके द्वारा फायरिंग की जाती है, तो वो अधिक शक्तिशाली तरीके से फायरिंग करते हैं। ठीक है? तो मिक्स्ड फायरिंग के लिए मुख्यतः जो उपयोग में लिए जाते हैं, वो ऑटो कॉटरी प्रकार के उपकरण काम में लिए जाते हैं। ठीक है? तो बेसिकली अपनी जो फायरिंग है, फायरिंग हम किसे बोल रहे हैं? ये त्वचा को जो जलाने के लिए, ठीक है? त्वचा को जलाना ही क्या कह रहा है? कहला रहा है। फायरिंग कहला रहा है। ठीक है? और किसके लिए काम में ले रहे हैं हम फायरिंग को? जो लिगामेंट है, टेंडन है या जॉइंट है, उसकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए हम फायरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है? और फायरिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जो फायरिंग है, एक होती है अपनी कौन सी? शुरुआत में लाइन फायरिंग पढ़ी थी हमने, सुपरफिशियल प्रकार की। देखो, शक्तिशाली काउंटर रिटेंट है ये। ठीक है? काउंटर रिटेंट का मतलब क्या हो गया कि जो ऊतक हैं, उनमें ब्लड सप्लाई को ये बढ़ाने वाला होता है। ठीक है? दूसरा है क्रोनिक इन्फ्लामेशन को दूर करने वाला। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहाँ हो सकती है? किसी जोड़ में हो सकती है। ठीक है? किसी लिगामेंट में हो सकती है, टेंडन में हो सकती है। ठीक है? और किस काम में लिया जाता है? कॉटराइजेशन के काम में लिया जाता है। कॉटराइजेशन का मतलब होता है जलाना। अब जैसे छोटी मोटी सर्जरी में या पूंछ के समय पे हम क्या करते हैं कि पूंछ को पहले ऊपर जिस जगह से काट रहे हैं, उससे ऊपर हम क्या कर लेते हैं? पूंछ को बांध लेते हैं, यानी लाइगेट कर लेते हैं। उसको बोलते हैं लाइगेशन। यानी पूंछ को बिल्कुल जितना टाइट कर सकते हैं हम टाइट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूंछ जब हम काटेंगे, तो उसकी जो वेन है, उनसे रक्त प्रवाह ना हो। ठीक है? तो जो आर्टरी और जो वेन है, उनसे ब्लड का जो प्रवाह है, वो ना हो। ठीक है? तो उसको रोकने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी ब्लड बहता है। तो उन आर्टरी और वेन को कॉटराइज किया जाता है, जलाया जाता है। किससे? गर्म लाल लोहे की छड़ से। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉटराइजेशन। ठीक है? तो वहाँ आर्टरी है, तो आर्टरी कॉटराइजेशन बोल देते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से त्वचा के लिए स्किन कॉटराइजेशन बोल देंगे। तो उसके काम में भी इस फायरिंग को काम में लिया जाता है। फिर बात करते हैं फायरिंग के प्रकार की। तो फायरिंग के प्रकार एक तो होते हैं सुपरफिशियल, और एक होते हैं उसके जो डीप वाले। ठीक है? और डीप वाले को हम क्या बोल देते हैं? वहां पर पेनिट्रेटिंग। ठीक? देखो, फायरिंग की विधियों की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव फायरिंग हो गई एक तो। ठीक है? एक तो हो गई ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है केवल और केवल जो गर्म लाल लोहे की छड़ है, उसको त्वचा के पास लाया जाता है। ठीक है? और उसके मतलब टच में नहीं किया जाता, केवल त्वचा के हम पास लेकर के अरे लेते हैं। ठीक क्रोनिक है? इन्फ्लामेशन के लिए पूछ रहे हैं, वो बता दीजिए। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए पूछ रहे हैं, वो बता दीजिए। क्या कह रहे हैं? अरे मैं एक्चुअल में मैं कमेंट बाद में देखूंगा। मैंने बताया ना, क्रोनिक इन्फ्लामेशन यानी जो इन्फ्लामेशन लंबे समय से बनी रहती है। यानी हम आगे मेडिसिन में पढ़ेंगे ये चीजें कि क्रोनिक और एक्यूट, है ना? जैसे डिजीज होती है ना अपनी, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। तो क्रोनिक का मतलब होता है कि ऐसी इन्फ्लामेशन या सूजन जो ठीक नहीं हो रही है ना, लंबे समय से बनी हुई है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक सूजन तो ऐसी होती है, मान लो हमारे चोट लगी, ठीक है, या किसी भी कारण से सूजन आई, तो वो दर्द हुआ, एक दो दिन बाद ठीक हो गई। ठीक है? या फिर हमने दो चार दिन बाद वो ठीक हो गई, दवाई वगैरह ली। लेकिन एक ऐसी है कि महीनों भर तक बनी हुई है, 15 से 20 दिन हो गए, महीने भर हो गए, और भी ज्यादा समय हो गया, तो वह इन्फ्लामेशन या जो सूजन है, इन्फ्लामेशन में क्या क्या चीज होती है? वहाँ दर्द रहता है, सूजन रहती है। ठीक है? और इसके अलावा वहां पर रेड जो रेडनेस रहती है। ठीक है? तो ये चीजें रहती हैं। तो वो क्या है, लंबे समय तक बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के उपचार में हम किसका उपयोग करते हैं? जो फायरिंग है उसका उपयोग किया जाता है ना? तो और जो फायरिंग है,
उसके प्रकार कौन कौन से हैं? एक हो गई ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या कर रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? किसी वस्तु को। ठीक है, तो कोई भी वस्तु, और वस्तु कौन सी है? गरम लाल लोहे की छड़। उसको कहाँ लेके आ रहे हैं? त्वचा के पास ला रहे हैं। उसको टच नहीं कर रहे, केवल पास लेकर के आ रहे हैं और गरमाई दे रहे हैं, यानी उसको जला रहे हैं उसकी गरमाई से केवल। तो वो तो हो गई ऑब्जेक्टिव फायरिंग। और यदि हम नुकीली वस्तु से वहां पर कोई भी गरम लाल लोहे की छड़ है उससे वहां पर डॉट डॉट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट के रूप में कर रहे हैं, तो वो फायरिंग कैसी कहलाएगी? पॉइंट फायरिंग। यदि हमने लाइन बना दी वहां पर उसी चीज से जो गरम लाल लोहे की छड़ है, तो क्या कहलाएगी वो? क्या बोले, लाइन फायरिंग। ठीक है। लेकिन अब जितनी भी हमने ये तीनों फायरिंग पढ़ी है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आपने पढ़ी है पॉइंट फायरिंग और एक पढ़ी है लाइन फायरिंग। जो दोनों ये फायरिंग है, पॉइंट फायरिंग और लाइन फायरिंग, कैसी हैं? सुपरफिशियल प्रकार की। सुपरफिशियल में मतलब क्या हो गया कि केवल त्वचा का कुछ भाग ही जलता है, पूरी त्वचा नहीं जलती है। त्वचा को पूरी मोटाई में नहीं जलाया जाता है, केवल ऊपरी सतह उसकी जलाई जाती है। ठीक है, तभी हम उसको क्या बोल रहे हैं? सुपरफिशियल लाइन फायरिंग और सुपरफिशियल पॉइंट फायरिंग कह रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरी विधि अगली में आ जाओ, पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग मतलब क्या है? हमने किस चीज को पेनिट्रेट किया है? ठीक है, यानी पेनिट्रेट का मतलब हो गया कि कोई चीज आर पार हो गई। तो किस चीज को आर पार किया है? त्वचा को। तो जो हमने फायरिंग की है किसके आर पार की है? त्वचा की। तो इसमें जो त्वचा है पूरी की पूरी जला दी जाती है, या ये कहें कि त्वचा को पूरी गहराई में जला दिया जाता है। तो इस प्रकार की फायरिंग में जो पेनिट्रेटिंग वाली है, त्वचा को पूरी मोटाई में जला दिया जाता है। ठीक है, इसमें फायरिंग त्वचा की पूरी मोटाई में या गहराई में की जाती है। इसी तरह से यदि हम पेनिट्रेटिंग फायरिंग कर रहे हैं किसके रूप में? निडल से कर रहे हैं, तो उसको निडल पॉइंट फायरिंग बोल देंगे। ठीक। अब है मिक्स्ड फायरिंग। मिक्स्ड फायरिंग किसे कहेंगे? इसमें क्या चीज मिक्स की जा रही है? फायरिंग तो है, ठीक है, लेकिन मिक्स कर रहे हैं। तो क्या चीज मिक्स कर रहे हैं? कि जो फायरिंग है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए ब्लिस्टर्स का उपयोग कर रहे हैं हम इसमें। तो क्या चीज मिक्स कर रहे हैं इसमें हम? ब्लिस्टर्स मिक्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जिससे जो हम त्वचा को जला रहे हैं वो और अच्छी तरह से और जल्दी जल जाए। ठीक है, तो किसका उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर हम? ब्लिस्टर्स का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में? मिक्स्ड फायरिंग के बारे में। ठीक है, और ब्लिस्टर्स के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं हम? मरकरी का कर सकते हैं, बिन आयोडाइड ऑफ मरकरी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बेंजीन वगैरह का भी इसमें उपयोग हम करते हैं। अब बात आती है कि फायरिंग के उपकरण। एक तो होते हैं सिंपल उपकरण, ठीक है, ऑर्डिनरी उपकरण। क्या हो सकता है? कि लोहे का बना हुआ है, कीलनुमा, पिछला हिस्सा उसका कैसा है? मोटा। तो हेड वाला हिस्सा कैसा हो गया उसका? मोटा हो गया है। ठीक है, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे। तो ये तो क्या हो गया? इस तरह से नुकीला होता हुआ चला जाता है। तो ये तो क्या हो गया? ऑर्डिनरी। और अब यदि इनके हेड में ऊपर से क्या ढक्कन बना दिया जाता है और इसके अंदर क्या भर दिया जाता है? ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ। तो ये कैसा हो गया? ऑटोकॉटरी। ठीक है, जो कि मिक्स्ड फायरिंग में मुख्य रूप से काम में आता है। तो हमें बस केवल इतना ही इसमें पढ़ना है कि इसमें फायरिंग के बारे में। अब आपके फायरिंग से संबंधित कोई बात है तो वो अब मैं देख रहा हूं, अब आप पूछिए, बताइए। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे अब। सर ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, इसमें फायरिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये जो फायरिंग जी, है, सूजन दर्द ये जो है मतलब इन पे मतलब कैसे वो होता है इसका? एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी चीज इन्फ्लामेशन हो गई या दर्द है या घाव है, ठीक है, वहां पर जो पेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? कि वहां पर ब्लड सप्लाई थोड़ी कम है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये किसकी तरह काम करता है? काउंटर इरिटेंट की तरह। तो काउंटर इरिटेंट का काम होता है कि जो त्वचा की सतह है या इसके नीचे जो भी अपनी ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई को बढ़ा करके उनको ये ठीक करता है। जो
त्वचा के नीचे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, उस जगह पर क्या करता है, ये ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है। ठीक है ना। उस वजह से क्या होता है, उस जगह पर हीलिंग जो है, सही होने की जो गति है वो बढ़ जाती है। क्योंकि इसके लिए हमने शुरू में यूज किया था एक शब्द कि ये काउंटर इरिटेंट की तरह कार्य करता है। हम ये जो काउंटर इरिटेंट है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम फार्मेकोलॉजी में, कि काउंटर इरिटेंट क्या होते हैं, वे पदार्थ जो त्वचा के नीचे ब्लड सप्लाई को, ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं और किसी भी घाव की जो हीलिंग प्रोसेस है, ठीक होने की गति है, उसको बढ़ाते हैं। है ना। और बताइए। सर, ये फायरिंग करने के बाद में देख रेख की जरूरत पड़ती है क्या? इसकी हमने कोई भी फायरिंग की, फायरिंग करने के बाद में पशु की देखभाल, हाँ बिल्कुल, फायरिंग क्यों नहीं करने के बाद पड़ेगी। में क्या करना चाहिए? अब सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जो थोड़ा बहुत भी जो भी घाव हुआ है, वहां पर हम एंटीसेप्टिक का जो भी लोशन है या सॉल्यूशन है उसका यूज करेंगे। है ना। जिस तरह से ब्रांडिंग में करते हैं उसी तरह से यहाँ भी करनी पड़ेगी। देखो मैं एक आपके एक पिक्चर है वो शेयर करता हूँ मैं, किस तरह से क्या होगा देखो। एक इसमें ये है पिक्चर, जो हॉर्स में है, जॉइंट के पास की है, जो लिगामेंट टेंडन है, तो इस तरह से क्या किया गया है, ये जो पॉइंट बने हुए, ये कौन सी हो गई, पॉइंट फायरिंग। इस तरह से की जाती है। और ये कौन सी है, लाइन बनी हुई है, तो ये हो गई लाइन फायरिंग, क्योंकि स्किन को क्या किया गया है, लाइन के रूप में यहाँ पर जलाया गया है, और यहाँ पर पॉइंट के रूप में, तो इस तरह से ये होती है फायरिंग। है ना। तो इससे आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे और अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से क्या क्या की जाती है, ये फायरिंग की जाती है। तो अब चलें फिर आगे क्वेश्चंस पे। देखिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो चलिए मैं मोबाइल ले लेता हूं अपना भी। तो सबसे पहले आप बताइए कि दर्द की संवेदनाओं को समाप्त करने वाली जो औषधियां हैं वो क्या कहलाती हैं। ठीक है। एनाल्जेसिक। अब आप कमेंट बताओ केवल। है ना। एनाल्जेसिक सचिन ठाकुर, दीप्ति उपाध्याय, एनाल्जेसिक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है वो केवल सही तरीके से। पहली चीज तो ये, किस तरह की संवेदनाएं हैं, दर्द की। तो दर्द की संवेदनाओं को समाप्त करने वाली जो औषधियां हैं क्या कहलाती हैं। तो लगभग लगभग सबका ऑप्शन 4 यानी एनाल्जेसिक। ठीक है। देखो कैसे। तो पहला है एनेस्थेटिक और दूसरा है एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया का अर्थ क्या है, शरीर को किसी भी प्रकार की, या ये कहें कि सभी प्रकार की संवेदनाओं से राहत, यानी किसी प्रकार की संवेदना का महसूस ना होना, क्या कहलाता है, एनेस्थीसिया कहलाता है। और वे औषधियां जो एनेस्थीसिया पैदा करती हैं, तो इसे किसी भी प्रकार की संवेदनाओं से फ्री करती हैं, मुक्त करती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एनेस्थेटिक कहलाते हैं। और एंटीबायोटिक कौन से होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं। किनको मारते हैं, सूक्ष्म जीवों को किल करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। और एनाल्जेसिक, दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, एनाल्जेसिक। दूसरा है, जानवर को अर्ध निद्रा में लाने वाली औषधियां कहलाती हैं। तो इसमें एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, हिप्नोटिक, नार्कोटिक। तो ज्यादातर के बारे में हमने बात कर ली है अब। ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें कट हो जाएंगी उसके बाद देखिए आप कौन सा जाएगा आंसर। नार्कोटिक, प्रदीप कुमार जी फोर्थ, विपिन कुमार थर्ड,
यानी हिप्नोटिक, हिप्नोटिक दीप्ति उपाध्याय, अंकित कुमार फोर्थ, सुदेश थर्ड, हिप्नोटिक, डॉक्टर अब्दुल हिप्निटिक। ठीक है, तो बेसिकली अपना जो आंसर आने वाला है इन दो ऑप्शन में से ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो हमने डिस्कस कर ही लिए। एनाल्जेसिक रक्त की संवेदनाओं से मुक्ति देने वाले, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों को मारने वाले। ठीक है, तो अब देखो, तो नारकोटिक और हिप्नोटिक किसे कहते हैं? नारकोटिक किसे कहते हैं? नारकोटिक कहते हैं कि वे औषधियां, कौन सी औषधियां, जो किसी जीव को इसमें लाती हैं, गहरी निद्रा में लाने का काम करती हैं। ये कैसी लाती हैं? गहरी निद्रा में। और कैसे? कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से गहरी निद्रा में लाने का जो काम करती हैं, उन औषधियों को बोलते हैं नारकोटिक। ठीक है, वो प्रोसेस कहलाती है नारकोसिस। और हिप्नोटिक वे औषधियां जो अर्ध निद्रा में लाने का काम करती हैं। ऐसी में अर्ध निद्रा में, तो गहरी निद्रा वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? नारकोटिक कहलाती हैं। और अर्ध निद्रा वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? हिप्नोटिक कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी 6 तरह की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, हिप्नोटिक कौन सी है? वे औषधियां जो किसी जीव को अर्ध निद्रा में लाती हैं। और नारकोटिक जो कृत्रिम रूप से गहरी निद्रा में लाती है। क्या कहलाती हैं? नारकोटिक कहलाती है। और अर्ध निद्रा में लाने की जो प्रोसेस है, किसका उपयोग करके? हिप्नोसिस का उपयोग करके, हिप्नोटिक का उपयोग करके, वो प्रोसेस कहलाती है हिप्नोसिस। और नार्कोसिस नारकोटिक औषधियों का उपयोग करके किसी भी जीव को गहरी निद्रा में लाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है? नार्कोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की संवेदनाओं को समाप्त करने वाली औषधियां कहलाती हैं? कौन सी हैं? शरीर की संवेदनाओं को नष्ट करने वाली औषधियां क्या कहलाएंगी? बताइए। अच्छा, सभी पहले से ही आ गए समय। ए। ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि इनके बारे में हमने सबके बारे में बात कर ही चुके हैं, तो बचा अपना एनेस्थेटिक। तो वे औषधियां जो क्या हो गई? संवेदनाओं को समाप्त करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, तो सभी प्रकार की संवेदनाओं को जो समाप्त कर देती हैं शरीर की, उनको हम क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिक औषधियां। और जो केवल दर्द की संवेदनाओं को समाप्त कर रही थी, उनको बोल रहे थे हम एनाल्जेसिक। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी, तो एनेस्थेटिक हो गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना नंबर 4, जानवर को चिर निद्रा में लाने वाली औषधियां कहलाती हैं? बताइए। अब तो क्लियर कट है, सब कुछ सामने है। फोर्थ, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या कहलाएंगी? क्योंकि एनाल्जेसिक हो गई, दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति देने वाली, सूक्ष्म जीवों को मारने वाली एंटीबायोटिक्स हो गई, अर्ध निद्रा में लाने वाली जो हैं औषधियां वो हिप्नोटिक हो गई, और चिर निद्रा या गहरी निद्रा में, ठीक है, चिर निद्रा या गहरी निद्रा में लाने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? नारकोटिक कहलाती हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब देखो, पहला है दर्द रहित मौत, क्या कहलाती है? नार्कोसिस, हिप्नोसिस, यूथनेसिया, प्री एनेस्थीसिया? बताइए। सचिन ठाकुर रुदावल, यूथनेसिया अंकित कुमार, अच्छा ये तो पहला हो गया, सुदेश, थर्ड इज सी, यानी यूथनेसिया है ना? यूथनेसिया कहना चाह रहे हैं सभी। दीप्ति उपाध्याय, प्रदीप कुमार, ठीक, वेरी गुड, तो यूथनेसिया ही कहलाए, है ना? तो अब मुझे ये बताओ आप कि क्या आपने, ये बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया कि यूथनेसिया कहलाती है दर्द रहित मृत्यु। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, दर्द रहित मृत्यु किन के लिए दी जाती है? ऐसे पशु जो बहुत ज्यादा कष्ट सहन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से मरने के योग्य नहीं है, लेकिन उनका जो कष्ट है वो असहनीय, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पशु हो। ठीक है, लेकिन व्यक्तियों में तो इसको, मनुष्यों में तो इसको मोस्टली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से सुसाइड हो गया। तो कोर्ट वगैरह से परमिशन लेने के बाद ही विशेष परिस्थितियों में यूथनेसिया किया जाता है, लेकिन पशुओं के लिए मोस्टली ये यूज कर लिया जाता है ना? तो यूथनेसिया क्या हो गया? कोई भी पशु है जो
ठीक मतलब नहीं, हम नहीं कह सकते कि ठीक हो जाएगा, यानी ये पूरी तरह से कन्फर्म है कि ये ठीक नहीं होगा, तो उन पशुओं को लिए क्या दिया जाता है, यूथनेसिया दिया जाता है। अब ये बताइए कि यूथनेसिया में कौन सा साल्ट उपयोग किया जाता है, ये बताओ आप। सचिन ठाकुर, MgSO4। लेकिन MgSO4 कैसा, MgSO4 का क्या यूज करेंगे, कैसा यूज करेंगे, ये बताइए। गाढ़ा सांद्रित। IV। ठीक है, तो चलो आप लोगों को काफी कुछ पता है। देखो, यहाँ पर MgSO4 का यूज तो कर रहे हैं हम, लेकिन क्या यूज किया जाता है, संतृप्त घोल। संतृप्त घोल यूज किया जाता है, और वो भी हम कैसा देते हैं, IV, इंट्रावीनस। ठीक है। अब ये संतृप्त घोल क्या होता है, संतृप्त घोल होता है कि भाई हमने कोई भी, ये भी पानी लिया और इसमें MgSO4 घोलना शुरू किया। अब MgSO4 इसमें तब तक घोलते हैं हम जब तक कि इसमें वो घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, घोलते जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, चाहे हम इसमें थोड़ा सा ही क्यों ना डालें, लेकिन ये घुलेगा ही नहीं। तो वह विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त घोल कहलाएगा। तो जो संतृप्त घोल है किसका, MgSO4 का, उसे जब IV दिया जाता है, ठीक है, तो वह किसके काम में आता है, यूथनेसिया के काम में आता है। ठीक है, चलिए सर। नेक्स्ट, निश्चेतक का कार्य है, जो एनेस्थेटिक एजेंट है उसका क्या काम होता है, बताइए। फोर्थ फोर्थ फोर्थ, सचिन ठाकुर, चेतना हरण, बाकी के सभी फोर्थ जा रहे हैं। निश्चेतक का मतलब क्या हो गया, बाकी सब देखिए, निश्चेतक कैसे कह रहे हैं हम, एनेस्थेटिक को ही बोलते रहे हैं, एनेस्थेटिक जो एजेंट हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, निश्चेतक कह रहे हैं। ठीक। अब देखिए, एनेस्थेटिक क्या करते हैं, हमने बात की थी अभी कि किसी भी प्रकार के दर्द से मुक्ति दिलवाते हैं, तो दर्द निवारण का काम हो गया। ठीक है, और निश्चेतक प्री एनेस्थेटिक में काम भी आते हैं, यानी रिलैक्स करते हैं, तो क्या हो गया, पेशीय शिथिलन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, ये डिप्रेस करते हैं, तो यानी चेतना यहाँ पर नहीं रहती। तो इसमें जो आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी काम हैं वो निश्चेतक के होते हैं। ठीक है, निश्चेतक काम क्या है, दर्द निवारण करना, पेशीय शिथिलन करना और चेतना हरण। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस एनेस्थीसिया से संबंधित है। क्या संबंधित है इसमें, बैलेंस एनेस्थीसिया, किसी एक औषधि के नकारात्मक प्रभाव को दूर करना, दो या दो से अधिक औषधि देना, या मिक्स एनेस्थीसिया, या ऑल, बताइए क्या होगा। ऑल फोर्थ, विपिन कुमार फोर्थ। हमने डेफिनेशन में बात की थी। ठीक है, बैलेंस यानी नाम से पता चल रहा है कि इसमें किसी ना किसी चीज को बैलेंस हम करते हैं। तो पहली चीज तो ये, बैलेंस एनेस्थीसिया किसे कहते हैं, कि जब दो या दो से अधिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दो औषधियों का उपयोग क्यों कर रहे हैं हम, कि जो मुख्य एनेस्थेटिक औषधि है जिसको हमें देना ही देना है, तो उसका शरीर के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव है, तो उस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए दूसरी औषधि दी जाती है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कौन सा, किसी एक औषधि के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर। ठीक है, ये सही है, इससे संबंधित है बैलेंस एनेस्थीसिया से, क्योंकि दो औषधियों का हम उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, दो या दो से अधिक औषधियों का उपयोग किया जाता है, दी जाती हैं, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। और एक औषधि किस लिए दी जाती है, नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए दी जाती है। तीसरा है, इसको क्या कह रहे हैं हम, मिक्स एनेस्थीसिया कहते हैं, बिल्कुल सही है।
क्योंकि भाई जब दो या दो से अधिक औषधियों को हम मिला रहे हैं तो मिलाने को ही हम क्या बोलते हैं, मिक्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको मिक्स एनेस्थीसिया भी कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑल इज राइट है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो तीनों पॉइंट हैं बैलेंस एनेस्थीसिया से संबंधित वो क्लियर होते हैं। एक तरह से जो पूरी डेफिनेशन है वो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आती है कि बैलेंस एनेस्थीसिया को मिक्स एनेस्थीसिया कहते हैं। क्या करते हैं, दो या दो से अधिक औषधियों को देते हैं जिनमें से कोई एक औषधि के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए दी जाती है। उनमें से दो या दो से अधिक औषधियों में से कोई एक औषधि ऐसी होगी जो मुख्य औषधि है उसके नकारात्मक प्रभाव को क्या करेगी, दूर करेगी। ठीक है, अब देखिए अगला है स्थानीय निश्चेतक नहीं है। हमें ये ढूंढना है क्या है, कि स्थानीय निश्चेतक नहीं है। तो ये बताइए आप। बताओ। मैं इसमें देख एक मिनट। प्रोपोफोल, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सभी के फोर 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 स्वदेश टू। इसमें जो आंसर जाएगा, देखो आप इनको तो समझ ही पा रहे होंगे। लिग्नोकेन है, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक की जगह यूज में किया जाता है। प्रोकेन भी किया जाता है। ठीक, अब ट्राइलोकेन है, इस तरह से लिग्नोकेन है, ठीक है, और ये क्या हो गया, प्रोकेन हो गया। ये दोनों ही सब में क्या है, केन केन केन। तो इससे आप ये समझे कि ये कैसा है, स्थानीय निश्चेतक होते हैं। जबकि जो प्रोपेफॉल है ये कैसा है कि जो इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक आते हैं उनके अंदर है पहली चीज, और जो किसमें है, जनरल एनेस्थीसिया में इनको उपयोग में लिया जाता है। सामान्य निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। तो ये जो निश्चेतक है, इसने पूछा है नहीं है, तो ये जो तीनों हैं ये तो कैसे हैं, स्थानीय निश्चेतक, लिग्नोकेन, प्रोकेन, ट्राइलोकेन। ठीक है, जबकि प्रोपोफोल है वो कैसा है, सामान्य निश्चेतक है, जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, तो हमें ये डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे इनके एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए अगला है, सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला एनेस्थेटिक है ब्यूपाइवाकेन हाइड्रोक्लोराइड, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और थायोपेंटेल। तो इनमें से बताइए आप कौन सा आएगा। विपिन कुमार सेकंड, यानी लिग्नोकेन। ठीक है, और बताइए। सुदेश कुमार सेकंड लिग्नोकेन। ठीक, सभी का सेकंड आ रहा है ना। ठीक है, और कोई कुछ दूसरा अलग से आंसर देना चाह रहा है। ठीक है, देखो लिग्नोकेन नॉर्मली जो, जब कभी भी हम एनेस्थीसिया से संबंधित औषधियों की बात करते हैं तो दो चीजें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, जाइलाजीन यानी जाइलोकेन, और लिग्नोकेन लिडोकेन। ठीक है, ये आते हैं अपने पास। क्लोरोफॉर्म है, मोस्टली ये भी एक नाम सामने आ जाता है हमारे, है ना। लेकिन ब्यूपावाकेन और थायोपेंटल ये एक ऐसे हैं कि शब्द जो अपने ज्यादातर हम नहीं सुनते, है ना। तो आप इससे ही याद रखें कि ये तो हम है नहीं। तो बाकी अपना जो वैसे आंसर जाएगा, आंसर तो लिग्नोकेन ही है। अब देखो ये है क्या, तो ब्यूपाइवाकेन जो है ये, मतलब इनमें जो असरदार है सबसे ज्यादा वो कौन सा है, ब्यूपाइवाकेन होता है। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म कैसा है, क्लोरोफॉर्म क्या है, गैस है, तो ये कैसा हो गया, गैसीय निश्चेतक हो गया। ठीक है, अब सूंघते हैं तो क्या होता है, पूरा शरीर निश्चेतना में जाता है, तो कैसा हो गया, सामान्य निश्चेतना में काम में आता है। और थायोपेंटल ये एक तरह से क्या हो गया, ये बारबीचुरेट प्रकार का क्या हो गया, निश्चेतक होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, और ब्यूपावाकेन क्या है, ये सबसे शक्तिशाली प्रकार का ये निश्चेतक होते हैं।
अब है अगला, शरीर के बड़े लेकिन निश्चित भाग को संवेदनहीन करना। तो यहां पर मेन चीज क्या हो गई, निश्चित भाग। ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो एनेस्थीसिया हम मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो ये तीन तरह के एनेस्थीसिया होते हैं। तो इन तीन में से ये कौन सा है, या ये कहें कि किसी को भी, सभी को शामिल कर सकते हैं इस घटना के अंतर्गत, यदि किसी निश्चित भाग को हम संवेदनहीन कर रहे हैं तो बताइए। थर्ड वन इज रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है, सभी का थर्ड 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 आ रहा है मेनली। देखो, सबसे पहले लोकल की बात करें तो लोकल एनेस्थीसिया किसे कहते हैं, जब शरीर के एक छोटे भाग को क्या करते हैं हम, या एक अंग को क्या कर रहे हैं हम, चेतना विहीन कर रहे हैं, संवेदना विहीन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, छोटे भाग, सिंपल वर्ड आ रहा है, छोटा भाग। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में संपूर्ण शरीर को करते हैं, किसको करते हैं, संपूर्ण शरीर को करते हैं चेतना विहीन। और रीजनल एनेस्थीसिया में यानी बड़ा तो होता है, ठीक है, लेकिन छोटा होता है। क्या करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया में, शरीर के बड़े भाग को, लेकिन निश्चित, यानी पूरा शरीर नहीं होगा, बड़े भाग में पूरा संपूर्ण शरीर आ गया। ठीक है, तो बड़े भाग को तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा शरीर नहीं हो रहा है, वहां पर एक बाउंड्री फिक्स है। ठीक है, तो शरीर के बड़े लेकिन निश्चित भाग को हम क्या कर रहे हैं, चेतना विहीन कर रहे हैं, संवेदनहीन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रीजनल एनेस्थीसिया कहलाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखिए अगला है, फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया संबंधित है, किससे संबंधित है फील्ड ब्लॉक, लोकल एनेस्थीसिया से, जनरल एनेस्थीसिया से, रीजनल एनेस्थीसिया से, या सभी से। ठीक है, बताइए। ए ए ए फील्ड ब्लॉक। एक आध कोई मुझे बता दीजिए कि फील्ड ब्लॉक में क्या पैटर्न रहता है, कौन सा पैटर्न हम यूज करते हैं फील्ड ब्लॉक में, बताओ। टी एल ओ, टी एल, उल्टा वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, यानी फील्ड ब्लॉक क्या कर रहे हैं, हम किसी एक कोई क्षेत्र है उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, इसके लिए संवेदनाओं के लिए, कि उस क्षेत्र में किसी प्रकार की संवेदनाएं ना पहुंचे, उस फील्ड को हमने ब्लॉक कर दिया। किस चीज के लिए, जो संवेदनाएं हैं, जो एनेस्थीसिया से संबंधित जो संवेदनाएं हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे कि उस फील्ड में हम जो भी दर्द वगैरह हो रहा है, ठीक है, वो ना हो, या ये कहें कि हम कोई सर्जरी करने वाले हैं उस क्षेत्र में, कुछ काटा पीटी करने वाले हैं, तो दर्द की जो संवेदना है वो उसके ब्रेन तक ना पहुंचे। ठीक है, तो फील्ड ब्लॉक जो एनेस्थीसिया है वो किस प्रकार का है, लोकल प्रकार का एनेस्थीसिया होता है। ठीक है, जो आपने बताया वो सही है, एल ब्लॉक। ठीक है, उल्टा इन्वर्टेड एल प्रकार का हो सकता है, ओ ब्लॉक भी इसमें हो सकता है। ठीक है, और मुख्यतः यही इसमें होते हैं, एक टी प्रकार का ब्लॉक भी इसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके पैटर्न है। इसके बाद अगला है पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बताइए पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया देने का स्थान है, सचिन ठाकुर रुदावल का आया है साहब, फर्स्ट ऑप्शन T13 एंड L1, बाकी सब का ऑल है। और अंकित कुमार ए, देखिए पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया में हमने बात की थी, यानी पैरा माने पैरेलल, वर्टिब्रा यानी वर्टिब्रा के। ठीक है, तो पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया में जो हम एनेस्थीसिया देते हैं, तो लास्ट जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, यानी 13,
विशेषकर हम बात करें 13 किसके विषय में बात कर रहे हैं हम, जो गाय भैंस के बारे में बात कर रहे हैं। और पहली लंबर कशेरुका हो गई, ठीक है। अब पहली लंबर और दूसरी लंबर, और दूसरी लंबर और तीसरी लंबर, ठीक है। अब इससे जो नर्व ब्लॉक होंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, E13, ठीक है, L1, L2, ठीक है, और L3 तक इसमें क्या हो जाती हैं, ये नर्व ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा, इस क्षेत्र से संबंधित जो एनेस्थीसिया होगा वो किसके लिए यूज करते हैं, कि जो अपना इस जगह कौन सी है, रूमन वाला, जो रूमन वाला है, रूमन, ओमेजम, एबोमेजम, ये वाला जो भाग है पूरा क्या हो जाता है, एनेस्थेटाइज हो जाता है। तो विशेषकर इसके जो आंसर जाएगा वो ऑल जाएगा, ठीक है। हमने ये दो तो विशेषकर पढ़े ही थे, लेकिन इस वाले भाग को भी यूज कर लेते हैं, यानी L2 और L3 जो साइट है इसको भी यूज में किया जाता है, किसके लिए, पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है। तो आंसर इज इसमें ऑल। अब देखिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देने का स्थान है, बताइए इसमें क्या जाएगा। ठीक है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का क्या बताया आपने, विपिन कुमार फर्स्ट, लंबोसेक्रल, ए लंबोसेक्रल, दीप्त उपाध्याय ए यानी लंबोसेक्रल। तो आप सब लंबोसेक्रल वाला कहना चाह रहे हैं। देखो मैंने पूछा है एपिड्यूरल, है ना, और कोई भी कुछ चेंज करना चाह रहा है तो कर सकता है, इसमें कोई क्लासिफाई नहीं किया है मैंने। दीप्त उपाध्याय ऑल पे आ गई है साहब, ए से ऑल, ठीक है। और कोई, अभी भी चेंज कर सकता है कोई करना चाह रहा है तो अपना आंसर। अंकित कुमार सी, चलें तो अब डिस्कस करें क्वेश्चन को। देखो एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया है हमने बात की थी सचिन ठाकुर सेकंड पे, सैक्रोकोक्सिजियल। देखो आपके जितने भी आंसर दिए हैं ना आपने, आपके सभी सही हैं, बस समझने का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है आपका, कि जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा हमने बात की थी, एक तो हाई एपिड्यूरल, और एक होता है लो एपिड्यूरल। और इसी को हाई एपिड्यूरल को क्या बोल देते हैं, क्रेनियल एपिड्यूरल। किस नाम से जानते हैं, क्रेनियल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ठीक है। और इसी को क्या बोल देते हैं, कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक, अब देखो इस तरह से समझें आप, इस तरह से होता है, ये वाला भाग थोरेसिक का हो गया यहाँ तक, यहाँ से हो गया लंबर का, तो L1 से लेकर के L6 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आ गया सैक्रम, तो S1 से लेकर के कितने तक हो गई, S5 तक, ठीक। और इसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो जाती हैं कौन सी, पूंछ वाला भाग जिसको हम बोलते हैं कॉक्सिजियल, COX, कॉक्सिजियल 1 से लेकर के आगे तक जो भी है वो होती है, ठीक है, 24-25 जितनी भी हैं, ठीक है, काफी छोटी हो जाती है। तो हाई एपिड्यूरल किसे कह रहे हैं, जब हम L6 कशेरुका हो गई ये, और सैक्रम, सैक्रम की जितनी भी ये कशेरुकाएं हैं सभी क्या रहती हैं आपस में जुड़ी हुई
रहती हैं। तो ये मान लो कि सैक्रम है पूरा ये भाग, और इसकी सभी कोशिकाएं आपस में क्या है, जुड़ी हुई, 1 2 3 4 5 आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए सैक्रम की जो कोशिकाएं उनके बीच में तो हम इंजेक्शन दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं, किसी के बीच में कोई स्थान है ही नहीं। तो अब या तो सैक्रम से पहले देंगे या हम सैक्रम के बाद में देंगे। ठीक है। यदि हम जो इंजेक्शन दे रहे हैं, निश्चेतक दे रहे हैं, कहाँ सैक्रम से पहले दे रहे हैं, तो वह स्थान या जो उस तरह प्रकार का एनेस्थीसिया किसमें आ जाता है, क्रेनियल, क्योंकि ये कहां पर है, सिर की तरफ है। तो क्रेनियल एपिड्यूरल में आ जाता है कौन सा एनेस्थीसिया, जिसे हम सैक्रम से पहले वाले स्थान में दे रहे हैं, और सैक्रम के पीछे वाले स्पेस में दे रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। देखो कि एपिड्यूरल दो प्रकार का है, क्रेनियल और कॉर्डल, या हाई एपिड्यूरल और लो एपिड्यूरल। मान लो जानवर इस तरह से खड़ा रहे, ये मनुष्य के व्यक्ति के एस्पेक्ट में होता है, क्योंकि अपना जो ऊपर वाला भाग है वो कहाँ पर है, सैक्रम से ऊपर है, इसलिए इसको हाई एपिड्यूरल बोल देते हैं। नीचे वाला भाग है वो कहाँ है, लो पर है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, लो एपिड्यूरल बोल देते हैं। तो ये जो एनेस्थीसिया है लंबोसेक्रल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि L6 हो गई। लंबोसेक्रल का मतलब क्या हो गया, L6 और सैक्रल फर्स्ट, क्योंकि हालांकि जुड़ी हुई है सैक्रम की सभी, लेकिन पहली वाली कशेरुका के आगे तो देंगे, तो L6 और S1। इसका मतलब ये हो गया सैक्रोकॉक्सिजियल, इसमें S5 आगे आ जाएगा, क्योंकि पांचवी अंतिम कशेरुका है सैक्रम की, और कॉक्सिजियल की फर्स्ट हो गई। तो ये बात, ये चीज हो गई। इंटर कॉक्सिजियल, इंटर कॉक्सिजियल में आ जाएगी हमारी जैसे दो उच्चीय कशेरुकाओं के बीच, तो हम COX1 और COX कॉक्सिजियल 2 के बीच में देते हैं। तो जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है लंबोसेक्रल के बीच में भी देते हैं, सैक्रोकॉक्सिजियल के बीच में भी देते हैं, इंटरकॉक्सिजियल के बीच में भी देते हैं। यानी लास्ट लंबर और पहली सैक्रम के बीच में भी देते हैं, लास्ट सैक्रम और पहली पुच्छीय कशेरुका के बीच में भी देते हैं, और दो पुच्छीय कशेरुकाओं के बीच में भी देते हैं। तो इसलिए अपना आंसर इसमें क्या जाएगा, ऑल जाएगा। लंबोसेक्रल को हम क्या बोल देंगे, हाई एपिड्यूरल बोल देंगे। ठीक है। सैक्रोकॉक्सिजल को क्या बोल देंगे, लो एपिड्यूरल बोल देंगे। और इसको भी क्या बोल देंगे हम, लो एपिड्यूरल या कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोले। ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। पूरा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से कंप्लीट होता है। अगला है, देखिए, सूंघने वाला निश्चेतक नहीं है, आप ये बताइए। तो सूंघने वाला नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन और ईथर, और यह लास्ट में है प्रोपोफोल। तो इनमें से ऐसा कौन सा निश्चेतक है जो सूंघने वाला नहीं होता है, ठीक है, ये बताओ आप। फोर्थ आंसर, सब फोर्थ पे पहुंच रहे हैं। फोर्थ फोर्थ फोर्थ। ठीक है। और ये ए डॉक्टर अब्दुल ए नाइट्रस ऑक्साइड, तो भाई साहब नाइट्रस ऑक्साइड तो गैस है ना, इसलिए इसमें तो ये तो जाएगा ही नहीं, है ना। देखिए, चलो ठीक है। देखो नाइट, हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो जनरल एनेस्थेटिक हैं या जो इंजेक्टेबल प्रकार के एनेस्थेटिक थे, उसमें हमने पढ़ा था, दो तरह से क्लासिफिकेशन किया था वहां पर। एक तो थे अपने सूंघने, जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, वाष्पशील सूंघने वाले हो गए। ठीक है। सूंघने वाले जो एनेस्थेटिक थे वो दो प्रकार के थे। कौन कौन से थे, एक तो थे गैसीय, कौन से थे, गैसीय, और एक थे वाष्पशील। दोनों में अंतर क्या है, हैं दोनों ही सूंघने वाले। एक तो जो गैसीय होते हैं ये शुरुआत में ही गैसीय होते हैं, जो इनकी ओरिजिनल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, गैसीय होती है। ठीक है। गैसीय अवस्था में ये किसी चीज के अंदर भरे हुए होते हैं और इनको सूंघा जाता है, भाई गैस को तो सूंघा ही जाएगा, है ना। और दूसरे होते हैं वाष्पशील, इनकी जो ओरिजिनल स्टेज होती है वो होती है लिक्विड, लेकिन जैसे ही
ये वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये अ, वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं वाष्पशील। जबकि होते कैसे हैं ये, लिक्विड अवस्था में। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड कैसी है, गैसीय अवस्था है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन कैसी है, गैसीय अवस्था में आ गया। ईथर कैसा होता है, लिक्विड में होता है, लेकिन कैसा होता है, ये वाष्पशील। ठीक है, जबकि प्रोपोफॉल होता है वो किस में आता है, नॉन बारबीचुरेट में होता है। ये कैसा है, नॉन बारबीचुरेट प्रकार का होता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा प्रोपोफॉल। बाकी की ये सभी कैसे हैं, सूंघने वाले हैं। वो बात एक अलग है कि ये कैसा है, वाष्पशील है। बाकी ये जो नाइट्रस ऑक्साइड और साइक्लोप्रोपेन है ये किसके अंदर आ जाते हैं, गैसीय अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए, अब है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक औषधि, अब यहाँ भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि यहाँ नहीं को अंडरलाइन करना है कि नहीं है। तो केटामाइन, टिल्टामाइन, फेनसाइक्लिडीन और डाइजेपाम, बताइए। बताइए कौन सा है इसमें। फोर्थ कर रहे हो क्या आंसर इसमें, डाइजेपाम। ठीक है, देखो केटामिन, टिल्टामाइन, ठीक है, इन दोनों को हम पढ़ते हैं, विशेषकर इनका तो हमें याद रहता ही है। कैसे हैं ये, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक होते हैं। ठीक है, मुख्यतः ये जो लैब एनिमल्स होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं, छोटे जानवरों में। ठीक है, तो एक होता है फेनसाइक्लिडीन, ये भी डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक के अंतर्गत आता है। जबकि जो डाइजीपाम है ये किसके अंतर्गत आता है, नॉन बारबिचुरेट के अंतर्गत आता है। यानी नॉन बारबिचुरेट तो है ही है, लेकिन इसके साथ ये कैसा है, नॉन डिसोसिएटिव, नॉन डिसोसिएटिव। और बाकी ये कैसा है, ये जो तीनों हैं ये कैसे होते हैं, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक प्रकार के होते हैं, कीटामिन, टिल्टामिन और फेनसाइक्लिडीन। ठीक, अगला है वाष्पशील सूंघने वाला। सूंघने वाला तो होगा ही क्योंकि वाष्पशील है, तो दो चीजें हो गई हैं, वाष्पशील भी होना चाहिए और सूंघने वाला भी होना चाहिए। तो ऐसा निश्चितक पदार्थ कौन सा है इनमें से, यानी वाष्पशील भी है और सूंघने वाला भी है, ओलोथेन, आइसोफ्लूरेन और मेथॉक्सी फ्लूरेन। बताइए। ऑल ऑल ऑल। विपिन कुमार फर्स्ट, होलोथेन, क्योंकि हमने होलोथेन के बारे में सुना है ना। होलोथेन, ईथर, तो ये कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं। जबकि लिक्विड, नॉर्मली ये कैसे होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। बाकी इसमें आंसर जाएगा अपना ऑल, है ना। क्योंकि ये वैसे इनकी जो स्टेज होती है वो कैसी होती है, लिक्विड होती है, लेकिन जैसे ही वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाष्पशील निश्चेतक पदार्थ कहते हैं, पॉलोथेन, आइसोफ्लूरेन और मेथॉक्सी फ्लूरेन। ठीक है, ये चीज। अब देखिए, ठीक है, वो थोड़ा सा टॉपिक भी ऐसा ही है जो एनेस्थीसिया वाला है। ठीक है, काफी, मतलब काफी सारी चीजें एक दूसरे से कॉन्ट्राइंडिकेट करती हैं। अब ये थोड़े से इजी है। ठीक है, त्वचा की निरंतरता भंग होना क्या कहलाता है, बताइए आप। ए, 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 डॉक्टर अब्दुल जी कह रहे हैं ए, सुदेश कुमार ए। और बताइए, ये ए पिछले वाले के लिए बोला है, इसके लिए बोला है। अच्छा, इसके लिए बोला, ठीक है। ए दीप्ति उपाध्याय ए, प्रदीप कुमार सी। देखो बड़ी सिली मिस्टेक होती है, आपको सब कुछ आते हुए भी गलत हो जाता है इसमें, है ना। सुदेश फौजदार ऑल। और बता दो भाई, और भी कोई।
कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 6 7 जनों के आगे। अब देखो इसमें, ये बताइए मुझे, जबकि हमने इस बारे में काफी डिस्कस भी किया था कि कठोर ऊतकों की निरंतरता का भंग होना, कठोर ऊतकों की निरंतरता भंग होना क्या कहलाता है, और कोमल ऊतकों की निरंतरता भंग होना क्या कहलाती है? कठोर ऊतकों की निरंतरता भंग होना क्या कहलाती है? फ्रैक्चर कहलाती है। कोमल ऊतकों की निरंतरता भंग होना क्या कहलाती है? घाव कहलाती है। तो मुझे ये बताइए कि हमने किसमें किसकी निरंतरता भंग की बात कर रहे हैं? त्वचा की। तो त्वचा की निरंतरता किसमें आती है? त्वचा किसके अंतर्गत आती है? कोमल ऊतकों के अंतर्गत या कठोर ऊतकों के अंतर्गत? कोमल ऊतकों के अंतर्गत, चाहे त्वचा हो चाहे श्लेष्मा झिल्ली हो, उनकी निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है? घाव। तो इसलिए अपना आंसर जाएगा इसमें घाव। तो बड़ा इजी था और आपको आता भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ने में पूरी समझदारी नहीं दिखाने की वजह से आपने सोचा कि त्वचा वचा तो छोड़ो, निरंतरता भंग हो रही है ना? और हम निरंतरता भंग होना पड़ते हैं मोस्टली फ्रैक्चर में, है ना? तो ऐसा नहीं है, बड़ी सिंपल चीजें होती हैं लेकिन गलत हो जाते हैं। घाव में क्या होता है? त्वचा की निरंतरता भंग होती है। फ्रैक्चर में कठोर ऊतक यानी अस्थि और उपास्थि की निरंतरता भंग होती है। और एब्सेस किसे कहते हैं? एब्सेस बोलते हैं त्वचा के नीचे, ठीक है, नीचे पस से भरी हुई संरचना, जिसकी 3 संरचनाएं कल ही बात की थी हमने। दीवार होती है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन होती है और पस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? एब्सेस कहते हैं। अब है अगला, कंट्यूजन होता है। इसको बताइए अब, कंट्यूजन क्या होता है? त्वचा के नीचे ऊतकों का नष्ट होना, बंद घाव, नील पड़ना या ऑल, बताइए। कंट्यूजन का निम्न में से किससे संबंध है? बता दो इसमें से। सचिन ठाकुर उदावल जी ऑल, अंकित कुमार ने ए, प्रदीप कुमार जी ने भी शायद यही बोला इसके लिए, है ना? विपिन कुमार फोर्थ ऑल। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा? देखो कंफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा था, कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन में हमने 3 डिग्री पढ़ी थी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। बेसिकली ये क्या है? एक प्रकार का बंद घाव है। तो अपना पहली चीज हो गई बंद घाव, ठीक है, होता है बंद घाव, होता है कंफ्यूजन, ठीक है। 1st डिग्री जो होती है उसमें हमने पढ़ा था कि यदि उस जगह पर डंडी वगैरह से हमने वार किया है, कम प्रेशर का है, तो नील पड़ जाती है, क्योंकि सतही जो वेन वगैरह होती हैं वो नष्ट, डैमेज हो जाती हैं। ये फिर इसकी वजह से क्या होता है? नील पड़ना। तो नील पड़ना भी से संबंधित है। अब हमने पढ़ा था 3rd डिग्री कंफ्यूजन, ठीक है, जिसमें त्वचा के नीचे ऊतक क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जैसे हिमोटोमा। तो कंफ्यूजन में आ जाएगा, हमारा आंसर जाएगा और। तो आंसर इज और, ठीक है। नेक्स्ट, हेमेटोमा होता है। अब देख लो कंफ्यूजन से आगे आ गया ये। तो हेमेटोमा क्या होता है? त्वचा के नीचे रक्त का एकत्रित होना। दूसरा हो गया 2nd डिग्री का कंफ्यूजन। और तीसरा है रक्त वाहिकाओं के फटने से। या ए और बी किससे होता है? त्वचा के नीचे रक्त एकत्रित होने से हेमेटोमा होता है, या 2nd डिग्री प्रकार का कंफ्यूजन होता है, या रक्त वाहिकाओं के फटने से होता है? बताइए, ए और बी। ए और बी और ए।
देखो ये क्या कहाँ चले गए मैं इसमें। देखो इसमें जो आंसर है ना, पहली चीज जो हिमेटोमा है, हिमेटोमा में होता क्या है, जो रक्त है कहाँ से निकलता है, जो रक्त वाहिनी है उनके डैमेज होने से बाहर निकलता है। ठीक है, रक्त भर जाता है कहाँ पर, त्वचा के नीचे। पहला ऑप्शन सही है, क्या होता है, ये हिमेटोमा होता है। सेकंड जो है वो क्या होगा, सेकंड डिग्री कंट्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि जो नील पड़ना, ठीक है, और दूसरा हो गया सेकंड डिग्री कंट्यूजन, ये सेकंड डिग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें ये तीसरा ऑप्शन है ना, ये भी इसका सही है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑल आएगा, है ना, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन हम चेंज करना है वो इसमें रह गया कौन सा, कि ऊतकों का नष्ट होना। तो रक्त वाहिकाएं फट रही हैं किसके नीचे, त्वचा के नीचे ही तो फट रही हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, ऑल। तो तीनों ही चीजें किसके अंतर्गत होती हैं, हेमोटोमा के अंतर्गत होती है। ठीक है, चलिए अब देखो ऊतकों के जो वास्तविक हानि है किस प्रकार के घाव में होती है। तो हमने बात की थी जिस समय हम ये घाव के बारे में पढ़ रहे थे कि ऊतकों की वास्तविक हानि किसमें होती है, बताइए। अब्रेजन, अल्सरेटिव, गनशॉट, अवल्जन। तो ए और फोर्थ, आप लगता है दोनों में कंफ्यूजन हो रहे हैं, अवल्जन में और एब्रेशन में, है ना, इसलिए ए और फोर्थ नंबर का ऑप्शन जा रहा है। देखो अब्रेजन बोलते हैं कि एक तरह से जो अपनी एपिथीलियम है, त्वचा है, उसका किसी हार्ड वस्तु से घिस जाना, तो वो क्या कह रहा है, हल्की छोटा मोटी जो घिसावट होती है वो क्या कहलाती है, अब्रेजन कहलाती है। ठीक है, अल्सरेटिव जो एपिथीलियम है या श्लेष्मा झिल्ली है उसका नष्ट होना, जैसे मुख में अल्सर बन गए, पेट में अल्सर बन गए, तो वो कैसे होते हैं, अल्सरेटिव वुंड होते हैं। गनशॉट, बंदूक से बनने वाले घाव गनशॉट वुंड में आते हैं। और अवल्जन में क्या आता है, सींग या, एक तो सींग होता है या खुर के खोल का हटना, इनका जो खोल होता है उसका हटना क्या कहलाता है, अवल्जन कहलाता है। और इसी प्रकार में मुख्य रूप से क्या होती है, ऊतकों की वास्तविक हानि होती है। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा इसमें, अवल्जन जाएगा। ठीक है, अब देखिए गोर्ड वुंड किस प्रकार का वुंड है, निम्न में से कौन सा है, पेनिट्रेटिंग वुंड, परफोरेटिंग वुंड, पंक्चर वुंड, गनशॉट वुंड। गनशॉट के बारे में हमने अभी बात कर ली, बंदूक से होगा। अब बचे तीन, पेनिट्रेटिंग, परफोरेटिंग या पंक्चर्ड, बताइए। गोल्ड वुंड, ये गन वुंड नहीं है ना, तो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि गन शॉट से नहीं होगा ये। तो गन शॉट वुंड क्या है, बंदूक की गोली से बनने वाला घाव है। ए दीप्ति उपाध्याय। सचिन ठाकुर दाल ए। ठीक है, तो इसमें आंसर जाएगा क्या, पेनिट्रेटिंग वुंड। ठीक है, आंसर तो इसका ये है, लेकिन क्यों है कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। हमने जब बात की थी कि लंबी और नुकीली, ठीक है, वस्तु कैसी है, लंबी है और नुकीली भी है, तो वो तो कहलाएगी, जो घाव बनाएगी वो कहलाएगी पेनिट्रेटिंग वुंड। ठीक है, यदि कोई लंबी और नुकीली वस्तु है या कोई हथियार है या कोई औजार है तो उससे जो घाव होगा वो क्या कहलाएगा, पेनिट्रेटिंग वुंड। यदि वही लंबा और नुकीला जो हथियार है वो कैसा है, छोटा, लंबा नहीं है, तो उससे जो घाव होगा वो क्या होगा, पंक्चर। ठीक है, अब बचा परफोरेटिंग। परफोरेटिंग में क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना भौंतरी वस्तु से, उससे जो बनने वाला घाव है, जैसे कोई सरिया वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, परफोरेटिंग वुंड कहलाएगा। तो पेनिट्रेटिंग वुंड, अब इसमें बात करें कि जो गोड वुंड कहलाएगा वो किससे बनेगा, पेनिट्रेटिंग टाइप का वुंड होगा, लेकिन ये बनता किससे है, इसमें एक शब्द आता है मुख्य रूप से कि किस चीज से बनता है ये गोड वुंड, बताओ थोड़ा सा नाम बता दो आप मुझे एक बार। चलो कोई बात
तो किसी भी जानवर के सींग से, जानवर के सींग से बनने वाला घाव, क्योंकि जो पेनिट्रेटिंग वुंड है उसमें जो सतह है वो वहां तक चली जाती है, अंदर की किसी ना किसी कैविटी तक पहुंचती है। ठीक है, चाहे वो एब्डोमिनल कैविटी हो, चाहे पेरिटोनियम, सॉरी, थोरेसिक कैविटी हो। तो सींग जब जानवर शरीर के अंदर घुसा देता है तो वही घाव क्या कहलाता है? गोड वुंड के नाम से जाना जाता है। और वो घाव की किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? पेनिट्रेटिंग वुंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है लंबे नुकीली हथियारों से बनने वाला घाव है। ठीक है, लंबे नुकीले हथियारों से बनने वाला घाव क्या कहलाएगा? अभी बात कर रहे थे हम, तो इसमें क्या आ जाएगा? पेनिट्रेटिंग वुंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए धारदार वस्तु से बनने वाला घाव, बताइए, इसमें बताइए अब धारदार वस्तु से बनने वाला घाव। फोर्थ इंसाइज, फोर्थ फोर्थ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। देखो, पेनिट्रेटिंग परफोरेटिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, बचे दो, लेसिरेटेड और इंसाइज। तो वहीं ये इसी से अपना कवर हो जाएगा ये अगला क्वेश्चन, कटीले तारों से बनने वाला। हमने बात की थी जब शुरुआत में, जब घावों की शुरुआत की थी, तो जो खुले प्रकार के घाव हैं हमने शुरुआत की थी इंसाइज और लेसिरेटेड घावों से। यदि किसी धारदार हथियार से, ठीक है, जिसमें धार काफी तेज है, तो बनने वाला जो घाव होता है वो क्या कहलाता है? इंसाइज घाव कहलाता है। इस प्रकार के घावों में गहराई अधिक होती है, ऊतकों की क्षति कम होती है, ऊतक जो घाव बना है उसके जो किनारे हैं सममित होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो धारदार वस्तु से जो बनने वाला, जैसे ब्लेड से कोई घाव बन गया, धारदार चाकू से कोई घाव बन गया, तो वो क्या कहलाएगा? इंसाइज वुंड कहलाएगा। तीली तारों से बनने वाले घाव लेसिरेटेड में आते हैं। इनमें ऊतकों की क्षति अधिक होती है, किनारे जो होते हैं कटे फटे ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऊतकों की क्षति हो गई, और मोस्टली ये गहरे कम होते हैं, ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी किसके बारे में? कटीले तारों से बनने वाले घावों के बारे में। अगला है, निम्न में से आयोडीन का कौन सा विलयन अधिक एंटीसेप्टिक क्षमता का होगा? बताइए। निम्न में से आयोडीन का कौन सा विलयन अधिक एंटीसेप्टिक क्षमता का होगा? इसमें बी, सी, बी और डी। इसका एक लॉजिक बता रहे थे हम, उसका वो कंटेंट क्या था? फ्री आयोडीन, है ना। तो देखिए, तो जितनी कम आयोडीन की मात्रा हम यूज करेंगे, जितना परसेंटेज हम कम यूज करेंगे, उतना ही फ्री आयोडीन ज्यादा होगी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयोडीन जितनी कम होगी उतना ही एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक नेचर ज्यादा होगी। तो अब देखो इनमें परसेंटेज ऑफ आयोडीन किसमें कम है? ये वाला सबसे कम है, तो इसकी एंटीसेप्टिक जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्री आयोडीन अवेलेबल रहेंगे, फ्री आयोडीन अधिक उपलब्ध रहेगा। ठीक है, ये चीज, भाव का समान प्रकार की कोशिकाओं से भरना क्या कहलाता है? नंबर एक, ग्रेनुलेशन, नंबर दो, सब्स्टिट्यूशन, रीजनरेशन और स्कोर। बताइए, घाव का समान प्रकार की कोशिकाओं से भरना क्या कहलाता है? ठीक ठीक ठीक, थर्ड 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 थर्ड, वेरी गुड। तो जब घाव, हमने बात कर रहे थे कि जो घाव है जो भर रहा है, ठीक है, उसकी जो कोशिकाएं भरेंगी। ठीक है, इस तरह से माने आप कि ये कोई घाव हुआ, अब इसमें कोशिकाएं यहाँ पर बनेंगी, ये कोशिकाएं बन गई, यहाँ से जो कोशिकाएं नष्ट हुई थी,
या तो ये कोशिकाएं उन कोशिकाओं के समान हो सकती हैं। भाई जो परिस्थिति पैदा होती है वो किस किस तरह की होती है कि जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं बनी, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि पहली वाली कोशिकाओं के ये समान है, ठीक है। या ये हो सकता है कि ये पहली वाली कोशिकाओं से कम अच्छी हैं। अच्छी से मतलब है कि उनकी, और या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ज्यादा अच्छी हैं। कैसी हैं? ज्यादा अच्छी हैं। तो ये तीन परिस्थितियां यहाँ पर बनती हैं। अच्छी से मतलब है कि क्या बोलेंगे इसको, विशिष्टता। अच्छी से क्या मतलब है? विशिष्टता, यानी अधिक विशिष्ट हैं या कम विशिष्ट होती है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा ये? तो जब घाव समान प्रकार की कोशिकाओं से भरता बनता है, यानी जैसा वो खत्म हुई हैं कोशिकाएं वैसी की वैसी ही वहां पर बन गई, है ना, तो वो क्या कहलाता है? रीजनरेशन, यानी दोबारा से उसी तरह की चीजों का बनना क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। यदि यही घाव या तो कम विशिष्ट कोशिकाओं से भरता या अधिक विशिष्ट कोशिकाओं से भरता, तो क्या कहलाता है? ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता, ठीक है। तो ये होते हैं घाव के भरने के तरीके, ठीक है। ग्रेनुलेशन होता है कि जो ज्यादा अभी ताजा घाव हुआ है, गहरे घाव हैं, तो वहां पर गहरे घाव भरते समय ग्रेनुलेशन विधि के द्वारा भरते हैं, ठीक है। और स्कार भी क्या है? घाव भरने का एक तरीका है जिसमें धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ चला आता है, एक कैलस बनता है, ठीक है। तो अलग चीज है। तो हमें बात करनी थी किस किस के बारे में? मुख्य रूप से सब्स्टिट्यूशन और रीजनरेशन के बारे में। अब देखो, सिंपल है लेकिन ध्यान से पढ़ना है इसे, क्वेश्चन को। छोटे बच्चों की हड्डियों का फ्रैक्चर है, इसकी बात कर रहे हैं हम। छोटे बच्चों की हड्डियों का फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, दूसरा फिशर फ्रैक्चर, तीसरा डिप्रेशन फ्रैक्चर, या सभी। इससे संबंध, क्या छोटे बच्चों से संबंधित होते हैं ये? बताइए आप। ग्रीन स्टिक, ए ठीक। ठीक है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर छोटे बच्चों की हड्डियों से संबंधित होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे, पहले आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से बंद प्रकार का घाव है, तो कौन सा है निम्न में से? ऑप्शन वही है सेम। बंद प्रकार का घाव कौन सा है बताइए? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, फिशर फ्रैक्चर, डिप्रेशन फ्रैक्चर। सचिन रुदावल ए, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सुरेश कुमार फोर्थ, विपिन कुमार फोर्थ, अंकित कुमार फोर्थ ए, दीप्ति फोर्थ। देखिए, हमने बात की थी जो बंद प्रकार के, क्लोज प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं, सबसे पहला था उसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या चीज, चलो अभी एक बार यही चीज है इसमें, इसके बाद ही तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। इसी अस्थि की पेरियोस्टियम का चटकना किस प्रकार का घाव होता है बताइए? मल्टीपल फ्रैक्चर, प्रेशर फ्रैक्चर, ठीक है, या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इसके बारे में और बता दीजिए आप। सेकंड, सेकंड सेकंड बता रहे हैं आप लोग। मल्टीपल फ्रैक्चर, प्रेशर फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, पेरियोस्टियम का चटकना। सी, दीप्ति उपाध्याय, सचिन ठाकुर ए। देखिए अब ठीक है, अब क्लियर हो गया थोड़ा सा। अब तीनों क्वेश्चनों को हम क्लियर करते हैं। पहली चीज है छोटे बच्चों की हड्डियों का चटकना, क्या कहलाता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है, क्लियर है, ठीक है। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में होता क्या है? हमने बात की थी, किसी भी अस्थि का जो सबसे बाह्यतम आवरण होता है वो क्या कहलाता है? पेरिओस्टियम कहलाता है। क्या होता है सबसे बाह्यतम आवरण? पेरिओस्टियम। और जब ये बच्चों की हड्डियां शुरुआत में कैसी होती हैं? लचीली होती हैं, लेकिन फिर भी जब क्षमता से अधिक मुड़ जाती हैं, ठीक है, हड्डी मुड़ी इस तरह से, तो इसकी जो इधर की सतह की जो पेरिओस्टियम है वो क्या हो जाएगी? यहाँ से ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं?
ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कह देते हैं। जिस तरह से हरी लकड़ी को यदि अधिक मोड़ा जाता है, जैसे हम दातुन वगैरह करते हैं ना, तो उसको जब ज्यादा मोड़ते हैं तो ऊपर की जो हरी लेयर है उसको चटक जाती है। तो उसी प्रकार से बच्चों की हड्डियां भी अधिक मुड़ने पर चटक जाती हैं। लचीली होती है, बेशक लचीली होती है, मुड़ने की क्षमता होती है, लेकिन एक क्षमता होती है हर चीज की मुड़ने की। तो उससे ज्यादा जब मुड़ेंगी वो हड्डियां, तो उनकी ऊपरी जो लेयर है वो चटक जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। यहाँ पर ये बात क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है पेरियोस्टियम का चटकना, आंसर जाएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर कि निम्न में से बंद प्रकार का घाव कौन सा है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बंद प्रकार का घाव है, किसी प्रकार की त्वचा की निरंतरता भंग नहीं होती है। ठीक है। यानी अंदर ही अंदर क्या होता है, त्वचा अंदर ही अंदर डैमेज हो जाता है। फ्रेसर फिशर फ्रैक्चर इसे कह रहे थे हम, यानी कोई भी जो अस्थि है उसका किसी एक भाग का टूट जाना। ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई बोन है, हमने बात की थी वहां पर, अब इसके इस एक भाग पर दरार यहाँ पर पड़ गई इस तरह से। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, फिसर फ्रैक्चर, यानी दरार रूपी संरचना उसकी सतह पर पड़ गई, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं टूटी। क्या हुआ है कि जो अस्थि तो टूटी है, लेकिन पूरी की पूरी नहीं टूटी है, केवल क्या बनी है, एक दरार रूपी चटकी है, या ये कहेंगे दरार बनी है वो आधी दूरी तक बन गई है। तो इस प्रकार का जो फ्रैक्चर है वो क्या कहलाता है, फिसर फ्रैक्चर कहलाता है। डिप्रेशन फ्रैक्चर, जब किसी हड्डी की सतह पर ज्यादा बल लगता है तो इस सतह का अंदर की तरफ धस जाना। ठीक है। इस तरह से मान लो इस जगह पर हल्की सी ये धस गई अंदर, तो यही क्या कहलाएगा, डिप्रेशन फ्रैक्चर कहलाता। तो इसलिए ये सभी जो, क्योंकि इनमें जो हड्डी है पूरी तरह से टूटी नहीं है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, सॉरी हम क्या बात कर रहे हैं, बंद प्रकार का घाव या फ्रैक्चर आ गया, ये घाव कहाँ से आ गया, तो इसको बंद प्रकार का, ये अलग ही हो गया भाई, है ना। सभी चीज हम कहाँ पे घुस गए, घाव नहीं आएगा इसमें। हम बात करेंगे क्या चीज बात करेंगे इसमें, जो फ्रैक्चर है ना अपने, एक तो हो गए कैसे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन ही चेंज हो गया, कहाँ से लिख गया कैसे लिख दिया पता नहीं मुझे भी। ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ठीक है। ये चीज आएगा। तो भाई ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, क्योंकि हम फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, इसमें घाव आ गया है ना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि वो घाव है या फ्रैक्चर है। तो क्योंकि फ्रैक्चर क्या हो गया, ये इनकम्प्लीट प्रकार के रहेंगे तीनों ही जो ये फ्रैक्चर हैं, कैसे हैं, इनकम्प्लीट, यानी जो हड्डी है पूरी की पूरी नहीं टूटती है। ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, कि पेरियोस्टियम वाला हो गया, कि किसी अस्थि की पेरियोस्टियम का टूटना क्या कहलाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। तो बात करेंगे मल्टीपल क्या होता है फिर। ठीक है। और प्रेशर क्या है, ये फिसर है, ये कौन सा है, फिसर है ना, फिसर फ्रैक्चर। अभी बात की थी किस प्रकार का घाव है, फिसर फ्रैक्चर, बंद, सॉरी घाव नहीं, वो फ्रैक्चर है, मतलब फ्रैक्चर है ये। इस प्रकार का फ्रैक्चर है ये, इनकम्प्लीट प्रकार का फ्रैक्चर होता है। मल्टीपल किसे कहते हैं, देखो हमने बात की थी जब हम फ्रैक्चर के बारे में बात कर रहे थे, कि जब कोई भी अस्थि दो या दो से अधिक खंडों में टूटती है, ठीक है, या ये कहें कि उसमें जो फ्रैक्चर लाइन बनती हैं दो या दो से अधिक बनती हैं, और यदि वो सभी फ्रैक्चर लाइन एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, तो वह फ्रैक्चर क्या कहलाता है। एक शब्द हम वहां पर यूज कर रहे थे, कमोनूटेड। ठीक है। तो फ्रैक्चर लाइन कहाँ मिल रही है, एक बिंदु पर। अब जब यही फ्रैक्चर लाइन, मान लो कि यहां से फ्रैक्चर हुआ, एक लाइन ऐसे गई, एक ऐसे तिरछी चली गई, एक यहां तक बनी, तो अस्थि तो टूटी, दो या दो से अधिक खंड टूटे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी फ्रैक्चर लाइन एक बिंदु पर मिलें। तो इस प्रकार का फ्रैक्चर किसमें आता है, मल्टीपल फ्रैक्चर में आता है, जिसमें दो या दो से अधिक ही बनेंगे, है ना, दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन बनेंगी, और जरूरी नहीं है कि वो एक बिंदु पर मिले। ठीक है। तो वो कैसा फ्रैक्चर कहलाएगा, मल्टीपल फ्रैक्चर। यदि सभी फ्रैक्चर लाइन एक बिंदु पर मिलती हैं तो वह कहलाएगा कम्युटेड फ्रैक्चर। ठीक है। अब
ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, यदि फ्रैक्चर लाइन इसकी अस्थि की लंब अक्ष के तिरछी बनती है, या ये कहें कि 90 डिग्री के एंगल के अलावा बनती है, तो वह कैसा कहलाएगा? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाए, सॉरी, ट्रांसवर्स को क्या होगा? 90 डिग्री पर। और ऑब्लिक कैसा होगा? ये तो हो गया ट्रांसवर्स यानी लंबवत, ट्रांसवर्स, और ये हो गया ऑब्लिक। ठीक है, ये क्या हो गई? अस्थि की लंब अक्ष, ये क्या हो गई? लंब अक्ष। और इस लंब अक्ष के 90 डिग्री पर यदि फ्रैक्चर लाइन कैसी बनती है? लंब अक्ष के 90 डिग्री पर बनती है, तो क्या कहलाएगा? ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाएगा। और यदि फ्रैक्चर लाइन लंब अक्ष के 90 डिग्री के अलावा अन्य किसी एंगल पर बनती है, तो ये क्या कहलाएगा? तिरछा या ऑब्लिक फ्रैक्चर कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी फ्रैक्चर से रिलेटेड। तो पहली चीज मल्टीपल फ्रैक्चर, जिसमें दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन बन रही हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि वो एक बिंदु पर आकर मिले। ठीक है, अलग अलग हो सकती है। यदि वही फ्रैक्चर लाइन, दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन बन रही हैं और एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो वह क्या कहलाएगा? कम्युटेड फ्रैक्चर कहलाएगा। अब देखिए आगे, निम्न में से किस फ्रैक्चर में दो या दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन बनती है? ठीक है, अब बताइए इसमें, अभी हमने बात कर ली है इसके बारे में। निम्न में से किस फ्रैक्चर में दो या दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन बनती है? बताओ। फोर्थ, ए और बी, ए और बी, ए और बी, वेरी गुड, है ना? अभी हमने बात की है दोनों के बारे में। जी, बी, अभी भी कम्युनिटेड में जा रहे हैं आप, फोर्थ आंसर जाएगा इसका, है ना? तो आंसर हो जाएगा ये, अभी बात की थी हमने। ये मान लो इसकी क्या है? लंब अक्ष है किसी भी अस्थि की। यदि फ्रैक्चर लाइन इस लंब अक्ष के 90 डिग्री पर बन रही है, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाएगा। और यदि यही फ्रैक्चर लाइन 90 डिग्री के अलावा अन्य किसी एंगल पर बनती है, तिरछी बन रही है, तो क्या कहलाएगा? ऑब्लिक कहलाएगा। ठीक, ये तो हो गई अपनी कौन सी। और यदि ये घुमाव खाते हुए बनती है, यही फ्रैक्चर लाइन कैसे बन रही है? घुमाव खाते हुए बन रही है, तो ये क्या कहलाएगा? स्पाइरल फ्रैक्चर कहलाएगा। अब देखो, यदि फ्रैक्चर लाइन एक ये बनी, ठीक है, दूसरी ये बन गई, और तीसरी इस तरह से बनी। ठीक है, दो या दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन हो गई, लेकिन कहीं भी ये मिल रही हैं? नहीं मिल रही, तो ये कहलाएगा मल्टीपल फ्रैक्चर। क्या कहलाएगा ये? मल्टीपल फ्रैक्चर। अब देखो अगला, एक लाइन फ्रैक्चर लाइन ये बनी, दूसरी इस तरह से बन गई, और तीसरी फिर ये ऐसे बनी। तो सभी फ्रैक्चर लाइन कहाँ मिल रही हैं? इस बिंदु पर जाकर के मिल रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कम्युटेड। तो ये फ्रैक्चर क्या कहलाएगा? कम्युटेड फ्रैक्चर लाइन एक बिंदु पर आकर के मिल रही है। दो से अधिक फ्रैक्चर लाइन किसमें बन रही है? मल्टीपल फ्रैक्चर बन रही है, एक कम्युटेड बन रही है, और स्पाइरल में घुमावदार बन रही है, यानी एक ही फ्रैक्चर लाइन बन रही है। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा इसमें? ए और, ठीक है। अब देखो, इसी से ये क्वेश्चन बने, किस प्रकार के फ्रैक्चर में सभी फ्रैक्चर लाइन एक बिंदु पर मिलती हैं? बात कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या हो जाएगा इसमें? कम्युनेटेड हो जाएगा। किस प्रकार के फ्रैक्चर में, सॉरी, इसमें भी देखो आंसर जाएगा, अभी आंसर मतलब चेंज होगा इसमें। किस प्रकार के फ्रैक्चर में सभी फ्रैक्चर लाइन एक बिंदु पर मिलती हैं? ठीक है, तो देखो बेसिकली हम पढ़ते हैं कम्युनिटेड में, ठीक है, लेकिन मल्टीपल में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि एक बिंदु पर नहीं मिले, मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती हैं। तो जब यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, तो दोनों को वो सही मानेंगे। ठीक है, ए और बी ऑलरेडी यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसलिए ध्यान देने वाली बात है
ऑप्शन के ऊपर अपना आंसर डिपेंड करेगा, क्योंकि मल्टीपल में हमने क्या पढ़ा था, 2 से अधिक फ्रैक्चर लाइन बनेंगी, लेकिन एक बिंदु पर मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया मल्टीपल फ्रैक्चर। और जब एक बिंदु पर ही जाकर के मिलेंगी तो वो कहलाएगा कम्युटेड। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर ऑप्शन दे देता है ये स्पाइरल फ्रैक्चर, तो इसमें आंसर जाता हमारा कम्युटेड। लेकिन इसने दोनों को दे दिया यहाँ पर ऑप्शन में,